तो देखिए, आज ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक को आपको लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम बेटा मोशन। क्या है? मोशन। तो आज एकदम हम नहीं पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है। मोशन को डिफाइन करने के लिए दो लोगों को जानना होता है, रेस्ट और मोशन। ये दो लोगों को जब आप जानेंगे तब जाके आप मोशन को समझ पाए। इन दोनों को समझने से पहले चूँकि आपने रेस्ट और मोशन को जानते हैं ड्यू टू प्रीवियस क्लास नॉलेज, लेकिन अब देखिए यहाँ पर हम एक बात करते हैं फ्रेम की। अब देखिए, रेस्ट हो या मोशन हो, इन सब के बीच में अगर डिस्कशन किया जा सकता है तो वो डिपेंड करता है बेटा फ्रेम। बिना फ्रेम के अकॉर्डिंग हम नहीं कह सकते कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अब एग्जांपल से समझिए, जैसे आप एक बस के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। बस के अंदर एक और आप इधर आप बैठे हैं, इधर आप कोई आपके सामने बैठा हुआ है। तो आप एक दूसरे को अगर आप देखते हैं तो क्या बस के अंदर बैठा हुआ कोई व्यक्ति चल रहा है? नहीं चल रहा है। बस के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति आपको लगेगा कि वो रेस्ट पर है। लेकिन अगर वही मैं कहूँ कि मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ, अब मैं देखूँगा तो क्या ये आदमी जो अपना पोजीशन यहाँ पे है, कुछ समय बाद वो अपना पोजीशन हमको यहाँ दिखाएगा। क्या मतलब हुआ है कि बस के अंदर जब मैं बैठा था तो वो आदमी हमें रेस्ट पर दिख रहा था, लेकिन जब मैं बाहर आया तो मुझे वो आदमी चलता हुआ दिखाई देने लगा। तो जो भी रेस्ट हो या मोशन हो, उसका कॉन्सेप्ट ये होता है बेटा कि उसमें आपको फ्रेम को समझना है। फ्रेम क्या होता है? तो फ्रेम कोई भी एक ओरिजिन पॉइंट समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप अगर अर्थ पे खड़े हैं, अगर आप अर्थ पे खड़े हैं तो आपको भी रेस्ट पर हैं, बिल्कुल रेस्ट पर है, ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ अर्थ। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी का मोशन निकालते हैं, किसी के आधार पर जब मोशन के बारे में बात करते हैं तो वही उसका फ्रेम हो जाता है। तो अभी अगर हम खड़े हैं या अभी हम कोई मोशन नहीं कर रहे हैं तो ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ अर्थ के अकॉर्डिंग हम रेस्ट पर हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, हम अर्थ पर हैं और कोई व्यक्ति अगर मून पे चला जाए और मून से हमें देखे तो मून पे से हमें देखेगा तो हमारा अर्थ तो मूव कर रहा है, तो मून के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं बेटा? मोशन कर रहे हैं। इसी तरह ट्रेन के अंदर अगर हम बैठ जाएं तो ट्रेन के अंदर देखेंगे अगर हम बैठे हैं तो हम रेस्ट पर हैं, और ट्रेन के अंदर कोई चना बेच रहा है तो वो मोशन में है। लेकिन वो अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या है बेटा? अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या है? वो मोशन में है। तो हर चीज़, दुनिया का ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम कहें कि वो परफेक्ट रेस्ट है। परफेक्ट रेस्ट और परफेक्ट मोशन कुछ भी नहीं होता है। बस इतना याद रखिए, जब भी हम मोशन की बात करते हैं या हम रेस्ट की बात करते हैं तो हम किसी ना किसी फ्रेम की बात करते हैं। अब अर्थ की फ्रेम की बात करें तो अर्थ का फ्रेम 3 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला आपका होता है 1D मतलब कोई भी ऐसा फ्रेम जिसमें सिर्फ एक डायमेंशन हो, चाहे वो x डायमेंशन को डिनोट करता हो, चाहे वो y डायमेंशन को डिनोट करता हो, चाहे वो z डायमेंशन को डिनोट करता हो। फॉर एग्जांपल, अगर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? x एक्सिस। अगर कोई आदमी सिर्फ सीधे जा रहा है, अगर कोई आदमी जो है सिर्फ इस एक्सिस पे ऐसे जा रहा है तो इसको डिफाइन करने के लिए x काफ़ी है, तो इसका फ्रेम क्या हो गया बेटा? 1D। अगर कोई आदमी सिर्फ और सिर्फ ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे ये भी क्या है? कब इस चाक को अगर सिर्फ सीधा हॉरिजॉन्टली ऊपर की तरफ, वर्टिकली अगर ऊपर की ओर फेंकें तो फेंकने पे क्या होगा? वो चुपचाप ऊपर जा रहा है, तो उसका फ्रेम क्या हो गया बेटा? Y। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इन दोनों के परपेंडिकुलर, जैसे ये देखिए, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस, इसके इधर अगर कोई जा रहा है तो ये मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y, तो ये क्या होगा आपका z एक्सिस। अगर कोई इस बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे कोई आ रहा है तो वो उस समय कौन से एक्सिस में बन जाएगा? वो उस समय आपका बन जाएगा बेटा z एक्सिस। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर डिफाइन करने के लिए 1D डायमेंशन की ज़रूरत होती है तो 1D डायग्राम के हिसाब से उसका फ्रेम 1D हो जाएगा। फिर दूसरा आता है बेटा 2D मतलब 2 डायमेंशनल, जिसमें फ्रेम बनाने के लिए या तो XY फ्रेम होगा, या तो आपका YZ फ्रेम होगा, या तो आपका ZX फ्रेम होगा। फ्रेम, अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक, वो इस लाइन को भी कवर कर रहा है, वो
देखिए ध्यान से, अगर हम इसको इस तरह से जा रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल को भी कवर कर रहा है और वो वर्टिकल को भी कवर कर रहा है, तो उस समय ये एक्स एक्सिस को भी ले रहा है और किसको ले रहा है, वाई एक्सिस को भी ले रहा है। तब इसका जो फ्रेम होगा वो कौन सा फ्रेम होगा बेटा, 2D फ्रेम होगा। कौन सा फ्रेम होगा, 2D फ्रेम होगा, ठीक है। इसी तरह y, या तो वो YZ को यूज़ कर ले या तो ZX, मतलब कि कोई भी ऐसी मोशन हो जिसे डिस्क्राइब करने के लिए कम से कम 2 एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगा, तब हम उसको बोलते हैं बेटा 2D फ्रेम। और अगर वही चीज़ अगर हमारा 3 चीज़ एक साथ हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, 3D। 3D को बोर्ड पे समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब जैसे देखिए ये हाथ देखिए हमारा, ये ऐसे है, ये ऐसे, अगर सिर्फ इस पे जाता तो XY काम कर लेता, ठीक। सिर्फ अगर ऐसे जाता तो ये हमारा ZX काम कर लेता, सिर्फ इस पे जाता तो, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसे जा रहा है, मतलब ये देखिए ऐसे जा रहा हूँ, मान लीजिए ऐसे, ये x को भी हल्का सा ले, y को भी हल्का सा ले, z को भी हल्का सा ले, तो उस समय जो कंडीशंस हमारा बनता है वो क्या बनता है, हमारा 3D स्ट्रक्चर बनता है। समझ में आया, नोट करें, ठीक है। तो आपने फ्रेम के बारे में सीखा। देखिए फ्रेम का नॉलेज आपको जब जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आएगा, और फ्रेम किसी के भी अकॉर्डिंग हो सकता है। फ्रेम या तो 2D भी होगा, जैसे आप स्पेस में चले जाएंगे तो वहाँ टाइम भी कंसीडर होने लगता है, तो वहाँ पे टाइम भी एक फ्रेम का काम करने लगता है, तो वहाँ 4D स्ट्रक्चर हो जाता है। अर्थ पर 3D डायमेंशनल चीज़ें हो सकती हैं, उसी तरह स्पेस में आप जाते हैं तो 4D डायमेंशनल काम करने लगता है। डायमेंशन का मतलब एक फ्रेम से रिलेटेड है, और फ्रेम किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में होता है कि हम अपने सराउंडिंग के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं मोशन। मोशन में देखिए 2 चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहला पोजीशन और दूसरा बेटा टाइम, ठीक। अब देखिए अगर आप यहाँ पर हो, ठीक, मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ देखा, फिर मैंने अपनी आंखें झपकी और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, तो मैंने जो आँख झपका, मान लीजिए उस आँख को अगर झपका तो उसका कोई टाइम t आया होगा, कोई टाइम t होगा, छोटा सा ही होगा। तो हमने देखा कि कुछ टाइम हमने आँख झपकाया तो वो उस टाइम को पाया और उस टाइम पे वो यहाँ आ गया। मतलब मोशन में क्या होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर दे, क्या कर दे, चेंज ऑफ पोजीशन कर दे, तो वही आपका क्या होता है, बेटा मोशन होता है। अब अलग अलग टर्म में अलग अलग मोशंस हम बोल सकते हैं। फिर मोशन का एक सबसे जो इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा रेस्ट। आप सभी जानते हैं रेस्ट क्या होता है। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट लिया, हमने आंखें झपकाई या कुछ भी किया, आफ्टर टी टाइम भी हमने देखा तो ये ऑब्जेक्ट यहीं पर है, ये ऑब्जेक्ट की मूविंग नहीं हो रही है। ये ऑब्जेक्ट अगर अपनी ही जगह पर स्टेबल है, जैसे कितने, अब जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हैं, हम लगातार मूव कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन ये बोर्ड अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, तो मतलब ये बोर्ड क्या है, रेस्ट पर है। और रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट या मोशन में तभी कह सकते हैं जब वो ऑब्जेक्ट किसी फ्रेम के अकॉर्डिंग डिस्कस किया जा रहा है। तो ये जो बोर्ड है ये रेस्ट पर है, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है रेस्ट पर है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मोशन, जैसे हमने आपको फ्रेम के टाइप्स बताए थे, उसी तरह टाइप्स ऑफ मोशन की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ मोशन, तो मोशन बहुत से हो सकते हैं, लेकिन अगर डायग्राम के हिसाब से बात करें तो फर्स्ट टाइप इज़ 1D मोशन, सेकेंड टाइम इज़ 2D मोशन एंड थर्ड इज़ 3D मोशन, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, नोट करें। अब हम इसके कुछ एग्जांपल से समझे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर, मतलब कि कोई भी रेक्टिलिनियर बस एक डायरेक्शन में, चाहे वो ऊपर जाए, चाहे वो ऐसे जाए, चाहे सिर्फ एक डायरेक्शन को अगर लोड ले रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे 1D मोशन। और अगर किसी में 2 चीज़ों को लिया जा रहा है, जैसे जिसमें डिस्टेंस की भी यूज़ हो रहा हो और टाइम का भी यूज़ हो रहा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 2D मोशन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे सर्कुलर पाथ पे अगर आप मूव कर रहे हैं, अगर आप किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, तो आप अगर यहाँ पर हैं तो आप ऐसे भी हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ऐसे, एक साथ 2 फ्रेम आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आप 2D मोशन हो गए। अब जैसे जो आपकी चिड़िया होती है, जो पक्षी हमारे यहाँ होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो जो फ्लाई करते हैं तो हर डायरेक्शन में वो हाइट भी, देखिए कुछ हाइट भी लेते हैं, लेंथ भी लेते हैं, और इधर की तरफ, मतलब कि तीनों डायरेक्शन में वो उड़ते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल हो गया बेटा, वो किसका हो गया बेटा, 3D डायमेंशनल मोशन का हो गया।
तो ये तो हो गया हमारे मोशन के कुछ पार्ट्स हो गए। अब देखिए मोशन को डिफाइन करने के लिए कुछ टर्म्स हैं जिस टर्म्स को हमको और आपको जानना होगा। अब मोशन के टर्म्स क्या क्या हैं, चलिए मोशन के टर्म्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहला बात होता है बेटा डिस्टेंस। दूसरा आपका होगा बेटा डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। दोनों डिफरेंस क्या है समझने का प्रयास करें। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ मैंने मान लीजिए टोटल लेंथ हो गया। टोटल लेंथ कहने से मतलब क्या है, आपका डेफिनेशन आपके वीडियो स्क्रीन पर लिखा होगा, आप उसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट समझने का प्रयास कीजिए, जैसे एक आप ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका जो भी है ऐसे जा रहा है। ये ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से आपका कहाँ गया बेटा ई गया। तो ए से बी गया तो मान लीजिए तो जो इसका डिस्टेंस क्या होगा, अगर ए से बी जाने पर एक्स डिस्टेंस चला, ये इसको रहने देते हैं। तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमारा जो डिस्टेंस होगा वो बेटा क्या हो जाएगा, ए बी भी जुड़ेगा उसमें, बी सी लेंथ भी ऐड होगा, सी डी लेंथ भी ऐड होगा और हमारा डी ई लेंथ भी ऐड होगा। तो ये जितने भी आप सभी जो भी आपने टोटल पाथ चला है उस टोटल पाथ को अगर आप ऐड कर लीजिए तो आपके द्वारा चला हुआ क्या होगा बेटा, वो आपके द्वारा चला हुआ डिस्प्लेसमेंट होगा। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद की अगर हम बात करें कि डिस्टेंस होगा। अब डिस्टेंस के बाद अगर हम बात करें तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब देखिए इसी ऑब्जेक्ट को ए से और इसका फाइनल पोजीशन क्या है बेटा ई, इन दोनों के बीच में अगर एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन खींच दें, अगर इन दोनों के बीच में अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींच दें तो ये स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस होगा ए ई, ये आपका क्या होगा बेटा, ए ई आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, ए ई आपका क्या होगा बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि इसमें दो बातें होती हैं, पहला डायरेक्शन होता है और दूसरा शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। ठीक, दो बातें होती हैं डिस्प्लेसमेंट में। क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट की इनर्शियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का जो बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है वो क्या होता है बेटा, उस शॉर्टेज डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। और एक डायरेक्शन में, जैसे डायरेक्शन कहने का मतलब अगर आपको ए से ई जाना है तो आप इसी तरफ जाना पड़ेगा। क्या आप इधर मुड़ोगे तो क्या ए के ई की तरफ बढ़ पाओगे, नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए ये तो क्या है बेटा, ये जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, स्केलर है, और ये क्या है बेटा, वेक्टर है। वेक्टर मतलब जिसमें हमारा क्या हो, मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज क्या हो बेटा, डायरेक्शन हो। अगर ऐसा कोई हमें फिजिकल टर्म मिलता है तो उसे हम लोग वेक्टर कहते हैं, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए समझिए कि मान लीजिए कि हमने एक गेंद ली और इसको वर्टिकली ऊपर की ओर भेज दिया और वो एच डिस्टेंस तक चला गया। ध्यान समझिएगा, वर्टिकली हमने उसको ऊपर की ओर भेजा और वो एच डिस्टेंस गया, फिर वो वहाँ से फिर से वो वापस अपनी जगह पर आ गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें दोनों पॉइंट बताइए कि डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक, जब ये गया मतलब एच गया और एच आया, मतलब टोटल उसने चला कितना बेटा, 2h। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है और पहुंचकर आया भी वहीं पर, मतलब उसमें एच गया भी और एच वापस भी आ गया। तो मतलब इनर्शियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह एग्जिस्ट कर रहा है। मैं यहाँ से गया, मैं यहाँ पे था, मैं यहाँ से गया और मैं यहाँ पे आ भी गया, तो मेरा जो इनर्शियल पॉइंट था, जो मेरा फाइनल पॉइंट था, दोनों एक ही हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया बेटा, 0। मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या ध्यान देना है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन फाइनल है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है और डायरेक्शन होता है, और वो भी कौन सा पॉइंट होता है बेटा, इनर्शियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। अगर वो बोलता कि इस ऑब्जेक्ट से जो हाइट गया उसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो बात अलग होती है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए। अब मान लीजिए कि एक आदमी है जो 3 मीटर के लेंथ पर ऐसे गया, फिर ठीक 90 डिग्री मीटर ऊपर ऐसे
4 मीटर के डिस्टेंस पे गया, तो इसका आप डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। ठीक, अब देखिए ध्यान से, डिस्टेंस तो सिंपल सी बात है कि जितना लेंथ उसने चला वो उसका डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस तो आपका सीधे आ गया बेटा 3 + 4 7 मीटर। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट का इनर्शियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। ठीक, इनर्शियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, चूँकि मैंने बोला कि ये 90 डिग्री बनाते हुए जा रहा है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और ये क्या होगा बेटा, एक हाइपोथिनस हो गया। तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, √3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 का स्क्वायर 16, सॉल्व करोगे तो √25, कुल मिलाकर आपका आंसर कितना आ गया बेटा 5। तो इसका मतलब आपका जो 5 जो हो गया, 5 मीटर आपका क्या हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट हो गया, जबकि 7 मीटर आपका क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। तो कुल मिलाकर आप एक चीज़ को समझो कि हमें डिस्टेंस अगर निकालना है तो जितना भी हम चल रहे हों उतना आपको क्या करना है, आपको बस ऐड कर देना और कुछ भी नहीं करना है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलिए मान लेते हैं कि एक आदमी सर्कुलर पाथ पर चल रहा है। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस मान लीजिए स्मॉल r है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि इसका एक राउंड में, अब मेरा क्वेश्चन है कि इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो कितना ले सकता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है। तो मान लीजिए वो इस पॉइंट से अगर आता है तो मैक्सिमम वो एक दूसरे से कितना दूर हो सकता है, इससे ज़्यादा दूर हो सकता है। अगर किसी सर्कल में इस पॉइंट से स्टार्ट करें एकदम हाफ करते हो, अगर उसके डायमीटर से ज़्यादा दूर हो सकता है, कहोगे क्यों, यहाँ आ जाए। तो आप हमेशा याद रखना कि जो दो लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिला दी जाए तो वो सबसे बड़ा जो लाइन अगर कोई होता है तो बेटा क्या होता है, डायमीटर होता है। तो इसका जो मैक्स डिस्प्लेसमेंट होगा, जो मैक्स आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है वो हो सकता है बेटा 2r, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 2r हो सकता है। और मिनिमम तो आपको पता ही है कि यहाँ से आए और यहीं पर आकर रुक जाए, तो मिनिमम इसका क्या हो सकता है बेटा, मिनिमम आपका 0 हो सकता है। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें 1 राउंड में, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो पाथ लेंथ होता है, इस पाथ लेंथ को हम क्या बोलते हैं बेटा, सरकमफरेंस। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करते तो डिस्टेंस के लिए बेटा 2πr हो जाता है सरकमफरेंस का फॉर्मूला। तो कुल मिलाकर आपको एक बार फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया कि डिस्टेंस निकालने के लिए आपको टोटल पाथ लेंथ पता करना है, जबकि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको 2 पॉइंट पे फोकस करना है। पहला पॉइंट फोकस ये करना है कि वह ऑब्जेक्ट का इनर्शियल और फाइनल पोजीशन कहाँ है। जब आपको इनर्शियल और फाइनल पोजीशन पता चल जाए तो उनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है ये आपको निकालना है। जब ये दोनों निकल जाएगा तब आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये 3 बातों का आपको याद रखना है। फिर से दोहरा दे रहा हूँ, पहला इनर्शियल पोजीशन, दूसरा उसका फाइनल पोजीशन, और फिर उन दोनों के बीच के शॉर्टेज डिस्टेंस का लेंथ। जब आप ये निकाल लोगे तो आपको क्या पता चलेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।